नमस्कार बच्चों आज हम एनसीईआरटी की 7वीं कक्षा की संस्कृत पुस्तक रुचिरा भाग 2 के अष्टमः पाठः त्रिवर्णः ध्वजः के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पाठ का पहला प्रश्न है, शुद्ध कथनस्य समक्षम आम अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। अर्थात शुद्ध कथन के आगे हाँ और अशुद्ध कथन के आगे न लिखिए। हाँ अर्थात आम और न अर्थात नहीं। अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं। क्या ये सही है? हाँ ये सही है। तो यहाँ पर क्या आएगा? आम। ध्वजे हरित वर्णः शांते प्रतीकः अस्ति। झंडे में हरा रंग शांति का प्रतीक है। क्या हरा रंग शांति का प्रतीक है? नहीं, हरा रंग तो समृद्धि का प्रतीक है, इसलिए यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? न। अगला है, ध्वजे केशर वर्णः शक्तयाः सूचकः अस्ति। ध्वज में केसरिया रंग शक्ति का सूचक है। हाँ, शक्ति का सूचक है, वीरता का सूचक है, शौर्य का सूचक है, तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? आम। अगला है, चक्रे 30 आराः सन्ति। चक्र में 30 तीलियां हैं। जो ध्वज के बीच में चक्र है, क्या उसमें 30 तीलियां हैं? नहीं, उसमें कितनी तीलियां हैं? 24। तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? न। अगला है, चक्रम प्रगतिः द्योतकम। जो चक्र है वो प्रगति का सूचक है। तो हाँ ये सही है, क्योंकि जो हमारा अशोक चक्र है वो प्रगति का सूचक है, उन्नति का सूचक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? आम। अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तां विभक्तिम वचनम च लिखत। यानी यहाँ पर जो हमें पद दिए गए हैं, हमें उनमें प्रयुक्त विभक्ति वचन लिखने हैं। यानी इन शब्दों में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है और कौन से वचन का प्रयोग किया गया है, हमें ये बताना है। जैसे यहाँ पर पद हैं त्रयाणाम। हमारा पहला जो पद है वो है त्रयाणाम। त्रयाणाम जैसे कि राम, ये हमेशा कब आता है? षष्ठी बहुवचन में। तो हम नाम से या राम से, ड़ क्यों हो गया? क्योंकि त में र आ गया। जब भी र और श किसी शब्द में आ जाते हैं तो वहां पर न के स्थान पे ण हो जाता है। तो त्रयाणाम में कौन सी विभक्ति हो गई? षष्ठी विभक्ति बहुवचन। अगला है समृद्धि। समृद्धि शब्द है और ईकारांत की षष्ठी में क्या हो जाता है? समृद्धि बन जाता है। तो ये भी क्या है? षष्ठी एक वचन। उसके बाद वर्णानाम, जैसा कि मैंने अभी बताया कि नाम अगर किसी पद में आगे लग गया तो वो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन ही होता है। तो वर्णानाम यहाँ पर क्या हो गया? षष्ठी बहुवचन। उसके बाद अगला है उत्साहस्य। अब उत्साहस्य ये भी षष्ठी विभक्ति है, क्योंकि स्य जो है वो षष्ठी विभक्ति में लगता है, लेकिन स्य एक वचन में लगता है। तो यहाँ पर उत्साहस्य में षष्ठी एक वचन। नागरिकई। अब जो ये नागरिकई है ये पुल्लिंग शब्द है, लेकिन ये षष्ठी विभक्ति नहीं है। अगर हम बालक शब्द की बात करें तो बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई। तो बालकई उसी प्रकार नागरिकई यानी तृतीया बहुवचन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तृतीया बहुवचन। उसके बाद है सात्विकतायाः। सात्विकतायाः यानी सात्विकता तो इसका मूल शब्द है और आ से एंडिंग हो रही है, यानी आकारांत स्त्रीलिंग है। तो सात्विकतायाः, आयाः किस में लग जाता है? षष्ठी और पंचमी दोनों विभक्ति में लगता है स्त्रीलिंग में। तो यहाँ पर हम पंचमी विभक्ति भी लिख सकते हैं, षष्ठी विभक्ति भी लिख सकते हैं, और ये क्या है? एक वचन। उसके बाद प्राणानाम। नाम आ गया तो अंडरस्टूड है कि षष्ठी बहुवचन। तो प्राणानाम में षष्ठी बहुवचन। सभायाम। सभायाम जो है, अब ये नाम नहीं है, स्त्रीलिंग शब्द में सप्तमी एक वचन में याम लग जाता है, जैसे लतायाम। तो उसी प्रकार सभायाम, तो ये क्या है? सप्तमी एक वचन। तो इस प्रकार हमें इन शब्दों का विभक्ति और वचन बताना है, और बहुत ही आसान तरीका है। अगर हमें नाम मिल गया तो ये शब्द से ही पता चल जाता है कि ये षष्ठी का बहुवचन है। एक वचन में स्यो लग जाता है, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में या लग जाता है। तो इस प्रकार से हम ये गेस कर सकते हैं कि इसमें कौन सी विभक्ति और कौन से वचन का प्रयोग किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत। एक पदेन उत्तरत यानी एक पद में उत्तर
लिखिए, यानी वन वर्ड आंसर हमें इसका लिखना है। अस्माकम ध्वजे कति वर्णाः सन्ति, हमारे ध्वज में कितने रंग हैं? कितने रंग हैं? 3 रंग हैं। तो 3 के लिए क्या शब्द है? त्रयः। उसके बाद अगला है त्रिवर्णे ध्वजे शक्तयाः सूचकः क वर्णः, तिरंगे झंडे में शक्ति का सूचक कौन सा रंग है? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। कौन सा सूचक है शक्ति वाला? केशर वर्ण, यानी केसरिया रंग। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? केशर वर्णः। अगला है अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति, अशोक चक्र किसका सूचक है? किसकी पहचान है? प्रगति है, यानी प्रगति की। षष्ठी विभक्ति लगी हुई है इसलिए ये प्रगति का प्रगति हो गया। तो अशोक चक्र किसकी पहचान है? प्रगति की, यानी प्रगति है। उसके बाद है त्रिवर्णः ध्वजः कस्य प्रतीकः, तिरंगा झंडा किसका प्रतीक है? स्वाधीनतया, स्वाधीनतया यानी हमारी स्वतंत्रता का। जो हमारा तिरंगा झंडा है वो हमारी स्वतंत्रता का और स्वाभिमान का प्रतीक है। लेकिन यहाँ पर एक पद में उत्तर देना है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? स्वाधीनतया। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है एक वाक्येन उत्तरत, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, यानी इन प्रश्नों के उत्तर हमें पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। पहला प्रश्न है अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः कस्य सूचकः अस्ति, हमारे ध्वज में सफेद रंग किसका सूचक है? तो सफेद रंग किसका सूचक है? अस्माकं ध्वजस्य, पहले हम प्रश्न वाली लाइन ही लिख लेंगे। अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः, हमारे ध्वज में सफेद रंग सात्विकतायाः शुचितायाः च सूचकः अस्ति, यानी ये जो कस्य है, कस्य को हटाकर हम क्या लिख देंगे? सात्विकतायाः और शुचितायाः च सूचकः अस्ति, यानी सात्विकता और पवित्रता का सूचक है। अगला प्रश्न है अशोक स्तंभः कुत्र अस्ति, अशोक स्तंभ कहाँ पर है? अशोक स्तंभ कहाँ पर है? सारनाथ में। तो सारनाथ में सप्तमी एक वचन है, तो इसलिए हम सारनाथ का क्या कर देंगे? सारनाथे। हमें इस प्रश्न में से सिर्फ कुत्र को हटाना है और कुत्र को हटाकर सिर्फ हमें क्या लिख देना है? सारनाथे। तो हमारा उत्तर बन जाएगा अशोक स्तंभः सारनाथे अस्ति, यानी अशोक स्तंभ जो है वो सारनाथ में है। अगला है त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति, त्रिवर्ण ध्वजस्य यानी तिरंगे झंडे का उत्तोलनम, उत्तोलनम का मतलब है तिरंगे झंडे को कब फहराया जाता है? कदा भवति, कब फहराया जाता है? तिरंगे झंडे को कब कब फहराया जाता है? तो इसका उत्तर क्या है? त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम, तिरंगे झंडे को, त्रिवर्ण ध्वजस्य तिरंगे झंडे को उत्तोलनम, तिरंगे झंडे का फहराना या तिरंगे झंडे को कब फहराया जाता है? स्वतंत्रता दिवसे, स्वतंत्रता दिवसे यानी स्वतंत्रता दिवस पर, गणतंत्र दिवसे, गणतंत्र दिवस पर, और हम हमेशा बाद में लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता दिवस पर और गणतंत्र दिवस पर हम किसको फहराते हैं? तिरंगे झंडे को। तो इसका उत्तर हो जाएगा त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति, तिरंगे झंडे को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर फहराते हैं। उसके बाद अशोक चक्रे कति अराहा संति, अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो ये हमने पढ़ा था कितनी तीलियां हैं? 24। तो हमें कति को हटाकर क्या लिख देना है? चतुर्विंशति, चतुर्विंशति यानी 24। तो यहाँ पर क्या उत्तर हो जाएगा? अशोक चक्रे चतुर्विंशति अराहा संति, अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। हमारा अगला प्रश्न है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी जो ये हमें वाक्य दिए गए हैं उनमें ये जो रेखांकित पद हैं, अंडरलाइन वर्ड्स हैं, इनकी जगह हमें प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करना है और अंत में हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, क्योंकि प्रश्न तभी बनेगा जब अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। तो हमारा पहला जो उत्तर दिया गया है वो है अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजः विश्व विजयी भवेत्, हमारा तिरंगा झंडा विश्व विजयी हो। तो हमारा क्या विश्व विजयी हो? तो हम यहाँ पर त्रिवर्ण ध्वजः के स्थान पे क्या लिख देंगे? कह, अस्माकं कह विश्व विजयी भवेत् और अंत में लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह, हमारा क्या विश्व विजयी हो। उसके बाद अगला है स्वधर्मात् प्रमादम वयम ना कुर्याम,
अपने धर्म के से हमें क्या नहीं करना चाहिए, प्रमाद नहीं करना चाहिए, मतलब अपने कार्यों को करने के लिए हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। तो क्या होगा, स्वधर्म के, अपने धर्म से क्या नहीं हमें करना चाहिए। तो यहाँ पर प्रमादम है, तो प्रमादम से हम गैस कर लेंगे कि यहाँ क्या आ जाएगा, किम आ जाएगा। तो स्वधर्मात किम वयम ना कुर्याम, स्वधर्मात और प्रमादम की जगह किम वयम ना कुर्याम, और अंत में हमारा आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धेः सत्फलम, यानी ये सब हमारे नेतृत्व और सद्बुद्धि से सफल हुआ। तो अब एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धे, अब सद्बुद्धे जो है ये षष्ठी विभक्ति है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कस्य, तो यहाँ हो जाएगा एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां, ये सब हमारे नेतृत्व, कस्य सत्फलम, किसके वजह से सफल हुआ। तो यहाँ पर किसके, काकिकी में षष्ठी आती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कस्य, एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां कस्य सत्फलम, और अंत में हम लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद अगला है शत्रुणां समक्षम विजयः सुनिश्चितः भवेत्, शत्रुओं के समक्ष जो है विजय सुनिश्चित हो। तो शत्रुणाम, शत्रुओं के, तो यहाँ पर क्या है, राम लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, के शाम कर देंगे, राम है शत्रुणाम तो के शाम, यहाँ पर हो जाएगा केशाम समक्षम विजयः सुनिश्चितः भवेत्, और अंत में हम लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो विभक्ति इन अंडरलाइन वर्ड्स में लगी हुई है हमें उन्हीं के प्रश्नवाचक शब्दों को लगाना है और सेम विभक्ति और सेम वचन का प्रयोग करना है। अगला हमारा प्रश्न है उदाहरणानुसारम समुचितई पदई रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी उदाहरण के अनुसार हमें रिक्त स्थानों को पूरा करना है। यहाँ पर कुछ शब्द हैं, पट्टिका, अग्निशिखा, सभा, अहिंसा, सफलता, सूचिका, ये सारे ही शब्द जो हैं वो स्त्रीलिंग हैं और सारे शब्द जो हैं वो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, लेकिन यहाँ पर जो विभक्ति हैं वो अलग अलग हैं, षष्ठी, सप्तमी, चतुर्थी, द्वितीया, पंचमी और तृतीया। तो यहाँ हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे षष्ठी विभक्ति में पट्टिका का क्या बन जाता है, पट्टिकायाः, पट्टिकयोः, पट्टिका नाम। अब अग्निशिखा का सप्तमी में क्या बनेगा, तो सप्तमी एक वचन में अग्निशिखायाम हो जाता है और द्विवचन में क्या हो जाएगा, अग्निशिखयोः, और बहुवचन में हो जाएगा अग्निशिखासु, अग्निशिखायाम, अग्निशिखयोः, अग्निशिखासु। अगला सभा का चतुर्थी, सभा के चतुर्थी में हो जाएगा सभायै, सभाभ्याम, सभाभ्य। अहिंसा की द्वितीया अहिंसाम, अहिंसे, अहिंसाः। सफलता की पंचमी सफलतयाः, सफलताभ्याम, सफलताभ्यः। सूचिका की तृतीया सूचिकया, सूचिकाभ्याम, सूचिकाभिः। बच्चों अगर हमें कोई भी एक स्त्रीलिंग शब्द याद है तो हम सारे स्त्रीलिंग शब्दों को उसके अनुसार ही बना सकते हैं। अगर हम जैसे लता की बात करें, अगर हमें लता याद है तो लता के आधार पर हम इन सभी शब्दों को आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद हमारा आखिरी प्रश्न है समुचित मेलनम कृत्वा लिखत, यानी इनको मिलाकर लिखना है। ये वर्ग क है, ये वर्ग ख है, हमें दोनों को मिलाकर एक साथ लिखना है। जैसे केशर वर्ण, अब केशर वर्ण किसका प्रतीक था, शौर्यस्य त्यागस्य च सूचकः। केशर वर्ण शौर्यस्य त्यागस्य च सूचकः। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, ये जो तीसरी लाइन है हमारी, केसरिया रंग शूरवीरता का और त्याग का सूचक है। दूसरा है हरित वर्ण, अब हरित वर्ण के किसका सूचक है, सुषमायाः उर्वरतायाः च सूचकः। हरित वर्ण सुंदरता उर्वरता का सूचक है, तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा सुषमायाः उर्वरतायाः च सूचकः। अगला है अशोक चक्रम, अब अशोक चक्र क्या बताता है हमें, प्रगतिः न्यायस्य च प्रवर्तकम। अशोक चक्र प्रगति और न्याय का सूचक है, तो यहाँ पर ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है त्रिवर्णः ध्वज, अब तिरंगा झंडा किसकी पहचान है, स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीकः, यानी हमारी स्वतंत्रता का और हमारे राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। उसके बाद त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम, यानी तिरंगे झंडे को कब स्वीकार किया गया भारतीय संविधान में, 22 जुलाई 1947 ईस्वी में स्वीकार किया गया। तो त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम।
तो हम क्या करेंगे, केशर वर्ण के आगे ये वाला वाक्य लिख देंगे, हरित वर्ण के आगे सुषमा वाला वाक्य लिख देंगे, अशोक चक्र के आगे प्रगतेः वाला वाक्य लिख देंगे, त्रिवर्ण ध्वजः के आगे स्वाधीनतया तायाः वाला वाक्य लिख देंगे, त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम के आगे 22 जुलाई 1947 वाला वाक्य लिख देंगे। तो इस प्रकार हमें उचित रूप से इनका मिलान करके इनके वाक्यों को सामने सामने लिखना है। तो बच्चों, आज हमने त्रिवर्ण ध्वज के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा की। अगली बार मैं एक नए वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगी। धन्यवाद।